थोड़ी देर अब मैं चाहता हूं कि जहां जहां से भी आवाजें निकाल रहे हूं अब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू हो। मलेरकोटला, हाँ, चारों तरफ जहां नजर जा रही है तमाम छतें जो है वो भरी हुई हैं माशाअल्लाह, और मलेरकोटला जिस खूबी के लिए जाना पहचाना जाता है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मैं मलेरकोटला की तहजीब को सलाम करते हुए आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ कि बुजुर्गों की विरासत और सुनहरा ख्वाब जीतेगा। मुझे लगना चाहिए कि आप उसी माहौल में हैं जिस माहौल में साल भर पहले मैं आपको छोड़ के गया था। बुजुर्गों की विरासत और सुनहरा ख्वाब जीतेगा, यहाँ तहजीब जीतेगी, यहाँ आदाब जीतेगा, यहाँ तहजीब जीतेगी, यहाँ आदाब जीतेगा। मेरे पंजाब वालों तुम किसी झांसे में मत आना, मेरे पंजाब वालों तुम किसी झांसे में मत आना। अगर कांग्रेस जीतेगी तभी पंजाब जीतेगा, तभी पंजाब जीतेगा। मैं मलेरकोटला में खड़ा हूं, कोशिश करूंगा आपसे सच्ची और हक वाली बात करूं। मलेरकोटला वालों, आप सिर्फ एक शहर नहीं है, आप सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, आप एक तहजीब का नाम है, आप एक विरासत का नाम है। वो विरासत जो हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी है, वो विरासत जिसे पूरी दुनिया जानती पहचानती है। आप एक ऐसी तहजीब का नाम है कि मैं जिस सूबे से आया हूं, उत्तर प्रदेश से, आपके जगह का मलेरकोटला का नाम आता है तो हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है। आप उस शहर के लोग हैं कि जब आपके यहाँ को जिला बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, तो पूरे देश में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है। आप उस शहर का नाम है, आप उस जगह का नाम है। और यहाँ जो नौजवान साथी खड़े हैं, पंजाब का ये इलेक्शन महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है इस बार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार का पंजाब का इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। 5 सूबों में एक साथ इलेक्शन है, गोवा, उत्तराखंड में इलेक्शन हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मणिपुर में आने वाले दिनों में है, और आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे। मेरे भाई, मैं गोवा और उत्तराखंड होके आ रहा हूं, कैंपेन करके आ रहा हूं। वहां पे कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है, रिपीट हो रही है। उत्तर प्रदेश से भी बाबा जी का बोरिया बिस्तरा बन चुका है और वो गोरखपुर जाने के लिए तैयार हैं। अब सबकी नजरें, पूरे हिंदुस्तान की नजरें पंजाब पर टिकी हुई हैं। पंजाब वालों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है पिछले दिनों, 700 जाने कुर्बान की हैं आपने, तब दिल्ली के हाकिम को झुकाया है आपने। आपकी इस जिंदा दिली को सलाम करता हूं। आप कुर्बानी देने वाले लोग हैं, लेकिन आपके शहर में आकर के दिल्ली से कुछ ठग आए हैं, कुछ झांसा देने वाले लोग आए हैं जो आपको नया ख्वाब दिखा रहे हैं, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। आइए दिल्ली वालों से पूछिए तो पता चलेगी कि उनकी सच्चाई क्या है। आज भी आकर के आप देखेंगे तो निजामुद्दीन मरकज पर लगा हुआ ताला इस बात की गवाही देगा कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई क्या है। आओ दिल्ली और देखो, दिल्ली के दंगों में उजड़े हुए घरों को देखो, दिल्ली के दंगों में मारे गए बेटों की माओं से मिलो, उसके बाद पूछो कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई क्या है। मैं उसी दिल्ली में रहता हूं, मैंने देखा है उस सच को, मैंने देखे हैं जले हुए घर, मैंने देखा है जली हुई मस्जिद की इमारत, मैंने देखा है न जाने
कितने घरों को उजड़ा हुआ। उन दिनों जब पूरा दिल्ली इस इंतजार में बैठी थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बाहर निकल करके आएगा, मांओं के आंसू पोंछेगा, तब अरविंद केजरीवाल चुप रहे। आज वो दिल्ली से पंजाब में आकर के पंजाब को ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम पंजाब की सूरत बदल देंगे। मलेरकोटला में भी उनके कैंडिडेट मैंने सुना है कि पिछले 7-8 बार से जमानतें जब्त करवाते रहे हैं, इस बार फिर उसी कोशिश में हैं और आप उनकी कोशिश कामयाब भी करेंगे, फिर से जमानत जब्त करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस के एक जिम्मेदार ओहदेदार की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से यहां खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे भाई, याद करो वो लम्हा कि जब जामिया की निहत्थी बेटियों पर लाठियां बरसी, वहां से अरविंद केजरीवाल महज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। मैं मौजूद था उस दिन। मैं रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने नारे लगा रहा था उन बेटियों की हिमायत में, उन बेटों की हिमायत में। लेकिन मेरी आंखें तरस गईं। एक बयान अगर अरविंद केजरीवाल का आया होता तो मैं समझता कि वो चीफ मिनिस्टर होने का हक अदा कर रहा है, लेकिन वो शख्स नहीं बोला, बिल्कुल उसी तरह चुप जैसे आजकल अन्ना हजारे चुप रहते हैं। ये अन्ना हजारे की जितनी पैदावार है, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए जितने चेले हैं उनके, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो किरण बेदी हो, या फिर जितने भी नाम हैं, उन सारे नामों ने इस देश को सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को मजबूत करने की कवायद करी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मैं उनकी सच्चाई आपसे बयान करते हुए कह रहा हूं कि आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है। याद करो वो दिन जब दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम आपसे कह रहा था कि कागज दिखाओ, अगर कागज दिखाओगे तब माने जाओगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। और आप अलग ऐलान कह रहे थे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। आप उस वक्त ये कह रहे थे अलग ऐलान। उस वक्त अरविंद केजरीवाल कहां थे मुझे बताओ। मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी कहां थे? अपने हुजरे में बैठे हुए थे। बाहर निकल करके हम सारे लोग, हमारी माएं 90 साल की बूढ़ी दादी शाहीन बाग में बैठी हुई इंतजार में थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आए और अपनी दिल्ली की उस बूढ़ी दादी के सर पे हाथ रखे या उसे गले से लगा के कहे कि नहीं दादी, आप आजादी के पहले से हिंदुस्तान की शहरी हैं। किसी अमित शाह, किसी नरेंद्र मोदी को हक नहीं है कि वो आपसे कागज मांगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने हुजरे से नहीं निकले। आजकल निकल करके पंजाब आए हैं, आपको ख्वाब दिखा रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर एक दिन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया गया। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई अरविंद केजरीवाल निकले और जाए उन माओं के आंसू पोंछने, लेकिन कोई नहीं निकला। सिर्फ अगर कोई निकला तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले। मेरे भाई, मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, मैं बड़ी संजीदा सी बात कर रहा हूं आपसे। मुझे वो दिन भी याद है मलेरकोटला वालों कि जब आपकी तरफ भी निशाना था, आप भी इसी शहर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप भी ये कह रहे थे कि हम हिंदुस्तानी हैं और किसी नरेंद्र मोदी को हक नहीं है कि हमसे सबूत मांगे, क्योंकि हमने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपना खून और अपना पसीना बहाया है। उन लम्हों में भी अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। आज उनका प्रत्याशी आपके बीच में आकर के कहता है कि हम पंजाब बदलने जा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, लड़ाई पूरी तरह से आरएसएस और कांग्रेस के बीच में है। मैं किसी पार्टी का नाम ही नहीं लूंगा, ये सब आरएसएस के छोड़े गए छोटे छोटे रिचार्ज हैं। मैं तो उनको नरेंद्र मोदी का छोटा वाला रिचार्ज कहता हूं, आरएसएस का छोटा वाला रिचार्ज कहता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के छोड़े गए रिचार्ज हैं और उनका काम है कि जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ रही हो वहां जाकर के वोट काट करके आरएसएस को फायदा पहुंचाना, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। लेकिन मलेरकोटला वालों, आप झांसे में आने
वाले लोग नहीं हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताविंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरे भाई, आने वाले दिनों में लड़ाई बहुत बड़ी है। आप ये मत सोचना कि ये इलेक्शन सिर्फ एक एमएलए चुनने का इलेक्शन है। नहीं, अगर एक सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो मैं आपके दरमियान नहीं खड़ा होता। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और इधर जो मुस्तफा साहब खड़े हैं, कभी आपने सोचा है कि सारा जमाना इनके खिलाफ क्यों खड़ा रहता है? क्यों इनकी एक जरा सी बात को उठा करके संबित पात्रा से लेकर के पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी लग जाती है इनके पीछे? क्यों? क्योंकि जो मजबूत होता है मुखालफत उसी की होती है। भाजपा जानती है कि आने वाले दिनों में लड़ाई बड़ी है। मेरे भाई, आप समझदार लोग हैं। जब बड़ी लड़ाई होती है, जब बड़ी लड़ाई होती है, सामने जो मुखालिफ है वो बड़ा है, तो फिर छुरी और कैंची से काम नहीं चलता। आपको भी तोप रखनी पड़ती है अपने साथ। मुस्तफा उसी तोप का नाम है, रजिया सुल्ताना उसी तोप का नाम है। और भाजपा जानती है, आरएसएस जानता है कि जब तक मलेरकोटला में मुस्तफा है तब तक यहां अक़लियतों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। इसलिए भी मुखालफीन लगे हुए हैं। मलेरकोटला वालों, मैं तो आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर मलेरकोटला वालों, दो तीन छोटी छोटी बातें आपसे कहनी है। मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि रजिया सुल्ताना ने कितना काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वो रजिया सुल्ताना जी की देन है। मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि अगर मलेरकोटला जिला बन गया है तो वो किसकी देन है, क्योंकि आप जानते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ क्या क्या किया इन्होंने। मैं तो बस आपसे ये कहूंगा कि एक नारा जो आपके बीच में कानों में बहलाने फुसलाने वाला दिया जाता है बदलाव का, कि बदल दो, नहीं। रजिया सुल्ताना आपकी बेटी है, कुछ लोगों के लिए बहू है, कुछ लोगों के लिए बहन है। उनसे आपका जो रिश्ता है वो आपकी यहाँ पे मौजूदगी से साबित हो रहा है कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि इस झांसे में मत आइए। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर उनींदी आंखों से सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उसे जोर से लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, सारा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? आज दिल्ली वाले यही कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन करके राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में एक भी भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आंदोलन किया हो तो मुझे बताओ।
जब नोटबंदी की लात नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को मारी और लाइनों में लगा करके सैकड़ों लोग मर गए अपना पैसा बदलवाने के लिए, तब अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले हो तो बताओ मुझे? नहीं निकले। मुझे वो दिन भी याद है कि जब जीएसटी लगा करके गब्बर सिंह टैक्स थोपा नरेंद्र मोदी ने, तब अरविंद केजरीवाल ने बोला हो कुछ तो बताओ? नहीं बोले। जब त्रिपुरा में तुम्हारे घर जलाए जा रहे थे, तब इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोला। अगर कोई अरविंद केजरीवाल बोला हो तो बताओ मुझे? नहीं बोले। वो दिन याद करो कि जब विश्व कप में मैच हारने के बाद हार जीत चलती रहती है, मोहम्मद शमी को पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी गाली दे रही थी, तो अरविंद केजरीवाल बोले हो तो बताओ? नहीं बोले। और उससे भी आगे बढ़ करके मैं एक बात कहता हूं, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बेटियां लड़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, और मुझे फख्र है कि जब मैं रजिया सुल्ताना को देखता हूं और उनके सर पर पल्लू देखता हूं, दुपट्टा देखता हूं, एहतराम देखता हूं, तो मुझे फख्र होता है। लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बना रही है कि कर्नाटक में एक बेटी अगर अपनी पसंद का कपड़ा पहन के जाएगी, हिजाब पहन के जाएगी, तो सैकड़ों गुंडे घेर करके उसके खिलाफ नारा लगाएंगे। लेकिन उस बेटी ने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने बताया कि ईमान की ताकत बहुत बड़ी चीज होती है। उसने ये बताया कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मलेरकोटला वालों, अगर आपका दिल धड़के तो मुझे बताना कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है।